वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण, इसमें सदिश राशियों के बारे में बताया जाएगा, इनके जो सिलेबस में है हम लोगों के। सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी राशियाँ जिनका मापन हो सके या मापन किया जा सके वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। Depending on complete representation of physical quantities are divided into 3 categories, यानी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को 3 सेट में डिवाइड किया गया है। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां, और थर्ड है टेंसर यानी प्रदिश राशियां। पहले हम आते हैं स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां। ऐसी राशियां या क्वांटिटीज जिनका रिप्रेजेंटेशन में केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी उनमें केवल हम उनके मैग्नीट्यूड के बारे में लिखेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनको केवल हम मैग्नीट्यूड की सहायता से ही रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड यानी चाल, मास द्रव्यमान, पोटेंशियल विभव, डेंसिटी घनत्व, एनर्जी ऊर्जा, डिस्टेंस दूरी, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहलाती हैं अदिश राशियां, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण का सहारा लेते हैं। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। सदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है वो वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी वेग, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, इम्पल्स आवेग, वेट टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है या डायरेक्शन इनके साथ रहता है। थर्ड नंबर है टेंसर क्वांटिटीज या प्रदिश राशियां। ये ऐसी राशियां हैं जिनका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वैल्यूज रखती हैं, वो टेंसर्स कहलाती हैं। टेंसर क्वांटिटीज हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, ये ऐसी राशि है जिसका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, वाई डायरेक्शन में देखेंगे कुछ मिलेगी, जेड डायरेक्शन में देखेंगे कुछ मिलेगी। तो इस तरह से ये क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनकी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेंसर का प्रयोग करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास जो भी वेक्टर है उसको बनाने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक साइड वेक्टर का टेल होगा और दूसरी साइड जिधर डायरेक्शन है वेक्टर की उधर हम हेड एरो लगा देंगे और वो हेड कहलाएगा। ये डायरेक्शन हो गई वेक्टर की, और ये जो लेंथ है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी लेंथ वेक्टर के परिमाण को रिप्रेजेंट कर रही है, एरो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ऊपर हम एरो लगा देते हैं, तो ये इस तरह से वेक्टर लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर या काइंड्स ऑफ वेक्टर, वेक्टरों के प्रकार। किसी वेक्टर को हम
इसके पैरेलल वेक्टर ड्रा करते हैं तो ये वेक्टर अनचेंज्ड होता है, यानी पैरेलल वेक्टर्स सेम होते हैं। अगर वेक्टर्स किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। यदि 2 या मोर वेक्टर्स किसी प्लेन में लाई करते हैं तो वो कोप्लेनर या एक समतलीय वेक्टर कहलाते हैं। और फिर है वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कई वेक्टर्स हैं जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो तो वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर्स आते हैं। 2 वेक्टर इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो वेक्टर इक्वल कहलाते हैं। यानी 2 वेक्टर हैं, अगर उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा दोनों एग्जैक्टली सेम हैं तभी हमारे वो दोनों वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे। इसी तरह से अपोजिट वेक्टर या विपरीत वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। अपोजिट वेक्टर्स वो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन रिवर्स है एक दूसरे के, तो वो वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। और इनको लिखते हैं b = -a। a और b अगर अपोजिट वेक्टर्स हैं तो हम लिखेंगे वेक्टर v = वेक्टर a। डायरेक्शन हमने a की बदल रिवर्स कर दी तो b के बराबर हो गया, इक्वल वेक्टर्स हो गए। a और -a और b दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए। a एंड b आर अपोजिट वेक्टर्स। देन वी कम टू जीरो और नल वेक्टर। हमारे पास जीरो वेक्टर भी है। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 है वो जीरो वेक्टर कहलाता है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम 2 वेक्टर्स का जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो आना चाहिए रिजल्ट वो एक वेक्टर आना चाहिए। तो इसीलिए हमने जीरो वेक्टर के कॉन्सेप्ट लिया, जीरो या नल वेक्टर, शून्य सदिश। तो ये 2 समान वेक्टरों का डिफरेंस जीरो वेक्टर को देता है। फिर महत्वपूर्ण चीज आ रही यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड इकाई हो या 1 हो, यूनिट हो, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसमें केवल डायरेक्शन होगी, लेंथ इसकी हमेशा 1 ही रहेगी। यानी जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे सब का मैग्नीट्यूड 1 बट डायरेक्शन में भी डिफरेंट। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर कैप लगाएंगे। अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो i j k जो कैप लगाते हैं ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स। i यूनिट वेक्टर है, x डायरेक्शन में z, y डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर और z डायरेक्शन में k यूनिट वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन को एक x डायरेक्शन में है, दूसरा y डायरेक्शन में, तीसरा z डायरेक्शन में है। तो ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? अगर वेक्टर a हमारे पास है, वेक्टर a दिया गया है तो उसको यूनिट बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक कैप हमारा यूनिट वेक्टर बन गया। वेक्टर a में हमने डिवाइड किया इसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारा ये वेक्टर a यूनिट वेक्टर a कैप बन गया। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर या लंबवत वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। जैसे हमारे पास i j के यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनकी वर्किंग लाइन पैरेलल हो, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल हो, वो कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। इनके बीच में एंगल
0 या 180 डिग्री, जैसे ये इनके डायरेक्शन सेम है यानी पैरेलल हो गए। और इसी तरह से ए एंड बी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बन गया। तो ये पैरेलल या को लीनियर वेक्टर कहलाते हैं। ये वाला पैरेलल का सेट है, ये एंटी पैरेलल का सेट है। नाउ वी कम टू एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का जोड़ना। दो या अधिक वेक्टरों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसके लिए दो मेथड हैं। ट्रायंगल मेथड पहला, ट्रायंगल मेथड में हम दो वेक्टर्स ए एंड बी दिए गए हैं, तो हम ट्रायंगल मेथड का यूज करेंगे। पहले वेक्टर ए ड्रा करेंगे, ये वेक्टर ए ड्रा हो गया। वेक्टर ए का जो हेड है उससे हम वेक्टर बी को ड्रा करेंगे, और हमारा जो एंगल होगा ए और बी के बीच में, ये एंगल होगा। ठीक, तो इस तरह से हम वेक्टर बी को ड्रा कर लिया। अब हमारे पास ए का टेल है और बी का हेड है, तो दोनों को हम मैच कर देंगे। ये जो पर्टिकुलर लेंथ आई, ये जो ए और बी का सम है इसका मैग्नीट्यूड देगा, और ये जो डायरेक्शन मिली, ये ए और बी का जो रिजल्टेंट है यानी सम है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ट्रायंगल मेथड से दो वेक्टर हमें ऐड करने हैं, तो पहला वेक्टर बनाएंगे, फिर हम इसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे, और फिर जो हमारे पास टेल और हेड बचे हुए हैं उनको आपस में मैच कर देंगे। तो हमारे पास जो ये मैच हुआ है यही रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी ए और बी का सम। दो वेक्टरों को हमने जोड़ दिया तो हमारा ये वेक्टर आर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टरों के सम के लिए हमारे पास समांतर चतुर्भुज नियम भी है, पैरालेलोग्राम मेथड। पैरालेलोग्राम मेथड में अगर हमें दो वेक्टरों को जोड़ना है तो इस प्रकार जोड़ेंगे, वेक्टर ए एंड बी, दीज आर वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं। तो हम पहले वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे और फिर ए के टेल से ही वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे, और फिर हम ए और बी की वेक्टर ए बी की मदद से एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम की रचना करेंगे। जैसे ही पैरालेलोग्राम हमारा बनेगा, हम इसके डायगोनल को मैच कर देंगे। ये डायगोनल मैच हो गया हमारा। तो ये जो डायगोनल है ये ए और बी का सम दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो पैरेलल बनाए हैं, ये जो वेक्टर्स हैं पैरेलल, ये वेक्टर बी हो गया, तो ए बी का सम ही आ गया हमारा। तो जो डायगोनल पैरालेलोग्राम में होगा वो वेक्टर ए बी का सम या एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो ए से एंगल बनेगा वो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा, और ये जो लेंथ आई है वो हमारे जो एडिशन है उसकी लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड। जो दो वेक्टरों का एडिशन है, दो या अधिक वेक्टरों का, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का मतलब है ए और बी के ऑर्डर इंटरचेंज करके हम ऐड करें, चाहे ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी को बी में वेक्टर ए को ऐड करें, तो दोनों सेम एडिशन आएंगे, यानी रिजल्टेंट दोनों केस में सेम आएंगे। तो इस तरह से ये इक्वल हो गया एडिशन हमारा कम्यूटेटिव। हम क्रम को बदल सकते हैं, क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, चाहे वेक्टर बी एंड सी को ऐड करके देन वेक्टर ए में ऐड करें, या वेक्टर ए एंड बी को ऐड करके वेक्टर सी में ऐड करें, तो ये दोनों सेम आते हैं। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। हम ऑर्डर एडिशन में ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, चाहे बी सी को ऐड करें या ए बी को ऐड करें देन सी को ऐड करें, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सेम ही है। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर का परिमाण क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे। हमने ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर को जोड़ा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हमारा रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी है, और हमारा रिजल्टेंट ये ए से अल्फा एंगल बना रहा है। हम ओ पी एस हमारा ये ट्रायंगल आ गया, और इसमें हमने
ए को और बढ़ाएंगे तो एस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एस टी परपेंडिकुलर है और पी टी ये लेंथ हो गई जो इस ट्रायंगल के बाहर है। तो हम कंसीडर करेंगे एस पी टी, ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ये एंगल थीटा भी है और ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब हम इस पूरे ट्रायंगल में चलेंगे, ओ एस टी, ट्रायंगल ओ एस टी, इसमें हम देखेंगे ये आर हमारा कर्ण हो गया और ओ टी ये आधार हो गया और एस टी लंब है। तो हम जानते हैं ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। और नेक्स्ट फिर आगे स्टेप करेंगे, हम जानते हैं ओ टी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ओ पी प्लस पी टी, तो इसको ब्रेक कर देंगे, ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर प्लस एस टी का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर इसको ब्रेक कर देंगे, ओ पी का होल स्क्वायर पी टी का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी टी प्लस एस टी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं ओ पी हमारे पास ट्रायंगल है एस पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, ये क्या देगा, ये इसका कर्ण हो गया तो एस पी का स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम पी एस स्क्वायर प्लस 2 ओ पी प्लस पी टी। और फिर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हमारा ओ पी का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण है और पी एस ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है परिमाण, और ओ पी इंटू पी टी, ओ पी इंटू पी टी, तो ओ पी वेक्टर ए हो गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड, और पी टी मिलेगा ये एंगल थीटा है हमारा, तो और ये एडजेसेंट हमारा आधार हो गया बेस, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पी टी हमारा बी कॉस थीटा आएगा, तो बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट का इक्वेशन आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कहलाता है कोसाइन रूल या कोज्या का नियम, कॉस रूल। तो इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने में हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी प्लस एस टी का स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में, ओ टी को ओ पी प्लस पी टी, और फिर सॉल्व करेंगे और हमारे दो टर्म पी टी का होल स्क्वायर प्लस एस टी का होल स्क्वायर ये एस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, तो ये एस पी का स्क्वायर हो गया पी एस का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज रख देंगे हम, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओपी ए का मैग्नीट्यूड, पीटी बी कॉस थीटा, ये इस ट्रायंगल से हमें मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कोसाइन रूल हो गया। हमें हमेशा रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो इससे इस फार्मूले की मदद से रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ आर, यानी जो हमारा रिजल्टेंट मिला उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम फिर से फिगर देखेंगे। हमें अल्फा कैलकुलेट करनी है, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं इसमें tan अल्फा इक्वल टू एस टी अपॉन ओ टी। एस टी बी साइन थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा है, और ओ टी होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यही हम रख देंगे और हमारा डायरेक्शन ऑफ आर मिल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ आर इस तरह से एस टी अपॉन ओ टी, ओ टी को हमने दो भागों, दो टर्म का सम है, ओपी प्लस पीटी, और एस टी बी साइन थीटा
और OP A है और PT B cos थीटा। तो इस तरह से ये tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, इस फार्मूले से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा एडिशन ऑफ A एंड B, उसकी डायरेक्शन वेक्टर A से कैलकुलेट हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टरों का घटाना। वेक्टरों के घटाने के लिए हम ट्रायंगल मेथड का यूज करेंगे। पहले देखेंगे ट्रायंगल मेथड्स। हम वेक्टर A में से वेक्टर B घटाएंगे, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसको फिर रीराइट करेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर माइनस B, यानी B की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, माइनस B हो गया। तो ये दो वेक्टरों का सम हो गया। वेक्टर A में माइनस वेक्टर B जोड़ना पड़ेगा हमें। तो A B का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है A में से वेक्टर B का, तो हमारे पास क्या है, वेक्टर A में माइनस B का एडिशन करना है। तो हम ऐड कर लेंगे वेक्टर A में माइनस B, पहले वेक्टर A बनाएंगे, फिर वेक्टर माइनस B बनाएंगे A के हेड से, और फिर उसी तरह से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे R इक्वल टू A माइनस B। इस जो रिजल्टेंट हमारा निकला, इसके बारे में देखेंगे। A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, क्योंकि B में से A घटाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण ये सेम नहीं रह गया। A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। तो ये नॉन कम्यूटेटिव है वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टरों का जो घटाना है वो उसका क्रम हम चेंज नहीं कर सकते। A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। इसको आगे करके देखते हैं कैसे नहीं चेंज कर सकते। वेक्टर B पहले बनाएंगे, इसमें से A घटाना है, तो B प्लस वेक्टर माइनस A। पहले B ड्रॉ किया, फिर वेक्टर A ड्रॉ किया और रिजल्टेंट निकाल लिया यहां से इसको मैच करके। तो R इक्वल टू B माइनस A। हम पहले केस में देख रहे हैं हमारी जो R की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में थी और दूसरे केस में इधर है। तो इसलिए हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो नॉन कम्यूटेटिव है, इसका क्रम नहीं बदल सकते। जिस क्रम में सब्ट्रैक्शन करना है उसी क्रम में हम रखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ R। सब्ट्रैक्शन के केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसमें हम B की जगह माइनस B रख दें, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही A माइनस B के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, A माइनस B का मैग्नीट्यूड। तो आते हैं फार्मूले में B की जगह माइनस B रखेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस B ही रहा, और यहां माइनस B रखने से माइनस 2AB cos थीटा आ गया। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट आ गया सब्ट्रैक्शन के केस में R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ये रिजल्टेंट का इक्वेशन आ गया। तो अगर दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन है तो इस मेथड से उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर एडिशन था तो एडिशन में प्लस यहां कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारा मिल गया। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ R। डायरेक्शन ऑफ R कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिखेंगे tan माइनस अल्फा और B की जगह माइनस B रख देंगे। पहले वाले इक्वेशन में tan माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस B साइन थीटा प्लस अपॉन A माइनस B cos थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन यहां से बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया। tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। ये tan अल्फा का फार्मूला आ गया। रिजल्टेंट के A से एंगल जो बनाता है हमारा रिजल्टेंट R, वेक्टर A से जो एंगल बनाएगा उसका फार्मूला आ गया tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे।
पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए स्केलर, किसी वेक्टर को स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो इस केस में जैसे हमने, हमारे पास फोर्स है और एक्सेलरेशन है, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो इस एक्सेलरेशन को हमने किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई कर दिया अदिश राशि से, तो हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया f। लेकिन हमारे जो f और a हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड का फर्क है, m टाइम्स मैग्नीट्यूड हमारा f का बढ़ गया। तो हम जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट वेक्टर ही आता है और उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो जिस वेक्टर में हमने मल्टीप्लाई किया। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। दूसरा तरीका है हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। किसी भी वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला तरीका है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टरों के बीच में हम डॉट लगाएंगे तो वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जैसे a डॉट b, इनके बीच में हमने डॉट लगा दिया तो ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। दो सदिशों का अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन या डॉट गुणन, जो भी नाम से जानते हैं ये कहा जाता है। और ये एक स्केलर आता है, यानी जो डॉट प्रोडक्ट से हमें रिजल्ट मिलता है वो एक अदिश राशि मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। जैसे W इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा वर्क स्केलर क्वांटिटी हो गया और हमारे जो वेक्टर थे एफ और एस, इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट करता है। दूसरा तरीका है हम दो वेक्टरों को क्रॉस, उनके बीच में क्रॉस लगा के जोड़ें तो हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और इनसे हमें एक वेक्टर मिलता है। तो दो सदिशों के बीच में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का दूसरा मेथड है, इनके बीच में क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाने के बाद ये रिजल्टेंट जो मिलेगा एक वेक्टर मिलेगा। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। दो सदिशों का सदिश गुणन ये कहलाता है और इनसे हमें एक वेक्टर मिलता है जो कि जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है उसमें जो वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टरों, वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ए और बी के। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी से दर्शाया जाता है। फिर अब इसको समझते हैं ए डॉट बी होता क्या है एक्चुअल में। ए डॉट बी है, ये लिखा जाता है बी का ए के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन आएगा। तो प्रोजेक्शन हम ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा प्रोजेक्शन ओ टी, ये बी कॉस थीटा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये प्रोजेक्शन को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए डॉट बी एक्चुअली में ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से बी डॉट ए
ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, तो ए का प्रोजेक्शन लेंगे, वेक्टर ए है, बी की डायरेक्शन प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा, ओ टी ए कॉस थीटा मिल गया, तो ये बी ए कॉस थीटा हो गया, ये रिलेशन बी ए कॉस थीटा। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वल हैं, ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव हो गया, क्रम विनिमय। इसका क्रम हम चेंज कर सकते हैं, चाहे ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए, दोनों सेम है, क्रम विनिमय नियम का या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। फिर एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, चाहे बी और सी दो वेक्टर्स हैं, इनका सम करके ए से डॉट प्रोडक्ट लें या अलग से हम पहले ए डॉट बी कर दें और फिर ए डॉट सी और इनका सम करें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। दोनों सेम आता है, ए डॉट बी ए बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दोनों सेम है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए उनके बीच में एंगल, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, कॉस 0 वो 1 हो गया। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, यहाँ 1 था तो हो गया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इफ ए एंड बी आर पैरेलल, दोनों वेक्टर समांतर हैं तब ये हो सकता है। अगर दोनों वेक्टर सेम हैं ए डॉट ए, तो ए डॉट ए इनके बीच में एंगल थीटा 0, तो कॉस 0 1 हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। और इस तरह से कोई भी वेक्टर उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है हमेशा। और अगर यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है तो इसलिए 1 के बराबर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, तो जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। और अगर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, ये फार्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इससे हम लगाएंगे ए डॉट बी आई डॉट जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1 और जे का भी मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल चूंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 0 होता है तो ये 0 हो गया। परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज हमें मिलती है, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये रिप्रेजेंट होता है ए बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और हम एक यूनिट वेक्टर एन लगा देंगे। तो इस तरह से ए क्रॉस बी, दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आएगा, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एन रहेगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक्चुअली राइट हैंड रूल है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए और बी ये हमारे ए क्रॉस बी, फिंगर की जो डायरेक्शन है ए और बी ये हो गए, ए इधर है बी इधर है, फिंगर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उधर में हमारा एंगल थीटा बनना चाहिए। तो हमारे जो थंब की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो ये ऊपर की ओर आएगा। तो ये हो गई हमारे परपेंडिकुलर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन।
जो हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे? हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी, अब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये अपवर्ड जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर एन आ गया। अगर बी क्रॉस ए है, पहले बी देन ए, तो जो हमारा डायरेक्शन आएगा, अब हमारा हैंड उल्टा हो गया तो जो थंब आएगा वो इधर की ओर हो गया, तो इस तरह से एन इस डायरेक्शन में हो गया, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ यानी जो क्रम बदलने का नियम है ये फॉलो नहीं करता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को। ए क्रॉस बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करके तब क्रॉस लें ऐसे, या ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी लें और ए क्रॉस सी और इनको जोड़ दें तो ये चीज वही आ जाती है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम कहलाता है। और दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दो पैरेलल वेक्टर्स इनके बीच में एंगल थीटा 0 है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम फार्मूला लेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, यूनिट वेक्टर। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, साइन थीटा साइन 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। इसी तरह से किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस ए, फिर जानते हैं एंगल हमारा थीटा 0 है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए 0 हो गया। किसी वेक्टर को उसी से क्रॉस लेंगे तो वो 0 वेक्टर आएगा। अगर हम यूनिट वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, आई क्रॉस आई, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 हो जा रहा है। इसी तरह से आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0 वेक्टर हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच के एंगल 0 है। और अब आते हैं आई क्रॉस जे। अगर आई को जे से क्रॉस करें तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा, इनके बीच एंगल 90 है, आई जे के बीच में एंगल 90 होता है, तो ये आएगा, सब 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, तो वेक्टर एन आ गया। वेक्टर कौन सा वेक्टर आई और जे के परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर के है, तो इसलिए आई क्रॉस जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। इसी तरह से जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल टू इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है वो आई है, तो आई हो गया। इसी तरह से के क्रॉस आई इक्वल टू जे, अगर इनका हम क्रम बदलेंगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के की डायरेक्शन बदल देंगे तो ये माइनस के हो गया। इसी तरह से के क्रॉस जे आई, तो इसको याद करने का तरीका है आई जे एरो के एंड एरो आई। इस ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई, ये क्रॉस होंगे तो इसके साथ पॉजिटिव यूनिट वेक्टर आएंगे। अगर उल्टा हो गया जे क्रॉस आई तो हमारा माइनस के आएगा। इसी तरह से के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस के ये उल्टा हो गया, के क्रॉस आई होना चाहिए तो आई क्रॉस के हो गया, तो इसमें भी माइनस जे आएगा। जब भी एरो की डायरेक्शन फॉलो नहीं होती क्रॉस में तो हमारा जो आता है वेक्टर वो माइनस में आ जाता है। अब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम उसकी एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहले में वेक्टर यूनिट वेक्टर आई जे के लिख देंगे पहली रो में, फिर दूसरी रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, और तीसरी रो में वेक्टर
बी के कंपोनेंट बी एक्स वाई जेड कंपोनेंट रख देंगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस बी को दर्शाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आई ए वाई बी जेड माइनस आएगा माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे, अब इधर से सॉल्व करेंगे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस थर्ड इसमें जाएंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हमारा दो वेक्टरों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट मिल गया। तीसरा वेक्टर ये आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर और के के साथ इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, आर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी वाई सी जेड के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बी वाई वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सी जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म से हमें सीधे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये जो नीचे मैग्नीट्यूड लिखा है वो इसी फार्मूले से आ जाएगा। टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का वियोजन या रिजोल्यूशन उसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, वो कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन। कोई वेक्टर ए हमारे पास है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और इधर वाई एक्सिस है, तो ए का हम ए के हेड से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो लेंथ आई है ये वेक्टर ए एक्स कहलाता है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, तो वेक्टर ए एक्स यहाँ आ गया और वेक्टर ए वाई ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है और इधर मैग्नीट्यूड ए वाई है और यूनिट वेक्टर जे है। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इस तरह से हमने वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ए एक्स एंड ए वाई। ये कंपोनेंट ए एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड ए वाई वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहलाता है और दोनों का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वेक्टर ए हमें मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं ये थीटा हो गया हमारा और ये ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, तो ये जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना हो गया, यहां पर हमारा बेस आ गया तो ए कॉस थीटा, ये लेंथ हो गई ए कॉस थीटा और इसी तरह से ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हैं तो इसको निकाल लेंगे। ए कॉस नहीं साइन, ए साइन थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए। जब भी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे सीधे सीधे लेंगे, एक जो एक्स एक्सिस पर रहेगा ए कॉस थीटा और वाई एक्सिस पर रहेगा ए साइन थीटा, हम सीधे सीधे लिख पाएंगे। अगर हम ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा दोनों का सम करके ऐड करें, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो ये ए स्क्वायर, यानी जो हमारा ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये आ गया। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और जो हमारा एंगल आएगा tan थीटा ए वाई अपान ए एक्स, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपान एक्स, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई, वाई कंपोनेंट अपान एक्स कंपोनेंट का tan इनवर्स।